Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 4 Mughal Empire Establishment and Extension from class 7th SS semester 2. Relations with Mughals with other rulers. When Humayun had escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. Therefore, he maintained good relations with Rajput rulers and won their confidence. The rulers who did not accept his authority had to face him. The rulers of Sisodiya Rajput did not accept his rule and had many confrontations with him. तो अब हम बात कर रहे हैं अन्य शासकों के साथ मुगलों के कैसे संबंध थे। तो जब हुमायूं बच गए थे तब भी हिंदू शासकों ने उसे शरण दी थी। उनकी संस्कृति अकबर की परवरिश में झलक रही थी। उन्होंने सिंहासन पर चढ़ने के दौरान हिंदू शासकों की मदद ली। वह जानता था कि यदि वह राजपूत शासकों की उपेक्षा करेगा, उपेक्षा का मतलब है अगर उनको इग्नोर करेगा तो वो भारत में शासन नहीं कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने राजपूत शासकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और उनका विश्वास जीता। जो शासक उसके अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें उसका सामना करना पड़ता था। सिसोदिया राजपूतों के शासकों ने उनके शासन को स्वीकार नहीं किया और उनके साथ काफ़ी टकराव होते रहते थे। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम and it would usually be the oldest son. During the Mughal rule, all the sons would get an equal share of the empire. This kind of hierarchy was implemented during Humayun's reign. After that, rulers conspired against each other for the throne. Brothers would quarrel with one another for the throne and whoever won ascended the throne of Delhi. तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। राजा राज्य के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था और ये आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा होता था। मुगल शासन के दौरान सभी बेटों को साम्राज्य का एक समान हिस्सा मिलेगा। हुमायूं के शासनकाल के दौरान इस तरह के पदानुक्रम को लागू किया गया था। इसके बाद शासकों ने सिंहासन के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश रची। भाई एक दूसरे के साथ सिंहासन के लिए झगड़ा करते थे। जिसने भी ये झगड़े के दौरान जो भी इसको जीतता था वह दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ गया। नाउ नेक्स्ट इज थिंक, शुड द एम्परर अपॉइंट द एल्डेस्ट सन एज द रूलर और डिवाइड द एम्पायर अमॉन्ग द ब्रदर्स इक्वली और शुड सम अदर अरेंजमेंट शुड बी मेड। तो ज़रा आप सोचो, क्या सम्राट को बड़े बेटे को शासक के रूप में नियुक्त करना चाहिए या समान रूप से भाइयों के बीच साम्राज्य को विभाजित करना चाहिए या फिर इसके लिए और कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इंटू 15 sections. Each section was known as सूबा or province. The subsection of सूबा was called government and the subsection of government was known as parangana. The head of each parangana was called Amir, who would collect the revenue. There were gram panchayats in villages and the head was known as Patel, Chaudhary, Mukdam, etc. Thus during that time various executives were appointed. तो हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। तो सूबेदार प्रणाली को मुगल काल के दौरान लागू किया गया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 खंडों में विभाजित किया। प्रत्येक खंड को सूबा या फिर प्रांत के रूप से जाना जाता था। उप सूबा के खंड को सरकार और उप सरकार के परगना के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक परगना के प्रमुख को आमिर कहा जाता था जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। गांव में ग्राम पंचायतें थी और मुखिया को पटेल, चौधरी, मुकदम आदि के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार उस समय के दौरान विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ड्यूरिंग अकबर रेन pilgrim tax was not levied. Thus there would be huge crowds in the pilgrim center. Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among all the Mughal rulers. He regularly organized religious meets in the prayer hall at Sikri. It was also called discussion hall as religious matters were discussed there. Representatives from all religions attended the meeting. The royal court was adorned by scholars. तो अब हम बात कर रहे हैं अकबर के शासन के बारे में। अकबर के शासनकाल के दौरान तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया गया था। इस प्रकार तीर्थ यात्रा केंद्र में भारी भीड़ होती थी। सभी मुगल शासकों में अकबर को सबसे टॉलरेट करने वाला यानी सहन करने वाला और परोपकारी राजा माना जाता था।
उन्होंने सीकरी में प्रार्थना सभा में नियमित रूप से धार्मिक आयोजन किए थे। इसे चर्चा हॉल भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ धार्मिक मामलों पर चर्चा की जाती थी। बैठक में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शाही दरबार विद्वानों द्वारा सुशोभित किया गया था। द 9 gems of Akbar court were Todermal, the revenue minister, Man Singh, the leader of Daksh army, Abul Fazl, the historian and writer of Ain-e-Akbari and Akbarnama, Tansen, the famous singer, Mullah Do Piazza, the clever and jolly courtier, Mahesh Das Birbal, the quick-witted courtier and trickster, Hammam, the famous Vaidya physician, Faizi, the renowned poet, and Abdul Rahim, the Hindi verse writer. तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। टोडरमल राजस्व मंत्री यानी कि रेवेन्यू जो कर है उसे कलेक्ट करते हैं। मानसिंह दक्ष सेना के नेता थे। अबुल फजल आईने अकबरी के इतिहासकार और अकबरनामा के लेखक थे। तानसेन प्रसिद्ध गायक थे। मुल्ला दो प्याजा चतुर और खुशनुमा दरबारी थे। महेश दास बीरबल त्वरित प्रतिबद्ध दरबारी थे और चालबाज हमाम प्रसिद्ध वैद्य चिकित्सक थे। प्रसिद्ध कवि और अब्दुल रहीम हिंदी पद्य के लेखक थे। नाउ सम थिंग्स टू नो। Here some words are given and which are very important for you and you should know what is the meaning of that. दीवान, so that is head of revenue department. तो दीवान मतलब राजस्व विभाग के प्रमुख यानी कि जो कर कलेक्ट करते हैं उसके प्रमुख। नेक्स्ट इज बख्शी, विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज वित्त विभाग के सत्कर्ता अधिकारी। नेक्स्ट इज सदरा, विजिलेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशन, चैरिटेबल फूड एटसेट्रा, यानी कि धार्मिक दान, धर्मार्थ, भोजन आदि की देखभाल करने वाला सत्कर्ता अधिकारी। नेक्स्ट इज काजी, तो काजी यानी जज। फौजदार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया। कोटवाल, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कार्यकारी अधिकारी जो कानून और व्यवस्था की देखभाल करते थे। मेहरबार, कंट्रोलर एंड टैक्स कलेक्टर एट पोर्ट्स, ऑक्ट्रॉय बोर्ड्स एटसेट्रा, तो बंदरगाहों, ऑक्ट्रॉय नावों आदि पर नियंत्रक और कर इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट इज सेनापति, सो द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी, द हेड वॉज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ, तो सेनापति यानी शाही सेना का नेता, आमतौर पर वो खुद राजा होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकबर का जो शाही दरबार है वो दिखाया गया है। रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। Sher ruled over Delhi for 5 years. He introduced many reforms during this short span and is therefore better known as reformer than a warrior. With Todermal's help, he prepared a table for revenue collection based on the type of land and production. Akbar followed the same method for revenue collection. He removed the toll booths so that there could be free transportation of goods. He constructed roads to increase trade and for the convenience of pedestrians, among which the famous roads were constructed between Agra and Behranpur, Agra and Marwar, Lahore and Mulan. तो शेर शाह ने 5 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने इस छोटे से समय के दौरान कई सुधारों की शुरुआत की और इसलिए उन्हें योद्धा की तुलना में सुधारक के रूप में जाना जाता है। टोडरमल की मदद से उन्होंने भूमि के प्रकार और उत्पादन के आधार पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक टाइम टेबल तैयार किया था। राजस्व संग्रह के लिए अकबर ने भी यही तरीका अपनाया था। उन्होंने टोल बूथों को हटा दिया ताकि माल को मुक्त परिवहन हो सके। उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए और पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण कराया था। तो ये जो उन्होंने रोड्स बनवाए थे वो कौन से फेमस जो सड़कें थी उन्होंने जिसका निर्माण कराया था वो है आगरा और बहरानपुर के बीच की सड़कें, आगरा और मारवाड़, लाहौर और मुलान। He also planted trees on both the sides of road and constructed rest houses. He had set up mint houses to mint silver coins uniform in weight. He was very strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered the army not to harass the villages or destroy crops while marching. तो उन्होंने सड़क के दोनों और वृक्षारोपण भी किया था, यानी काफ़ी सारे पेड़ लगवाए थे और विश्राम गृह भी बनवाए थे। उन्होंने चांदी के सिक्कों को वजन में समान रूप से टकसल बनाने के लिए बनाया था। वो सेना के अनुशासन के बारे में बहुत ज़्यादा सख्त थे और इसलिए सेना को ग्रामीणों के
ग्रामीणों को परेशान करने या मार्च करते समय फसलों को नष्ट नहीं करने का सख्त आदेश दिया था। During his reign, Kotwals were responsible for arresting criminals. Sher Shah was himself very active and motivated others too by keeping them busy at work. तो अपने शासनकाल के दौरान कोतवाल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार थे। शेरशाह खुद बहुत एक्टिव थे और दूसरों को भी काम में व्यस्त रखकर उन्हें प्रेरित करते थे। Chittor's tales of bravery. There was frequent struggles between Mughals and the Sisodia Rajputs. The courageous Sisodia Rajputs were not ready to accept Mughal supremacy and so fought against Akbar boldly and bravely. Among all the warriors, Maharana Pratap's bravery especially noteworthy. Among the rulers of the Sisodia dynasty, Maharana Pratap was the one who fought against Akbar continuously till the end. Since Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldighati is considered to be the landmark battle. Akbar had a huge, well-equipped army with modern weapons, cannons, gunpowder in the sufficient numbers and artilleries, whereas Maharana Pratap had the advantage of his chivalrous Rajput warriors who lived in the forest and were therefore used to fighting wars in hilly areas. मुगलों और सिसोदिया राजपूतों के बीच लगातार संघर्ष हुए। साहसी सिसोदिया राजपूत मुगल वर्चस्व की स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए अकबर के खिलाफ साहसपूर्वक और बहादुरी से लड़े। सभी योद्धाओं में महाराणा प्रताप की बहादुरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिसोदिया राजवंश के शासक में महाराणा प्रताप वह थे जिन्होंने अंत तक लगातार अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चूंकि अकबर मेवाड़ में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाती है। अकबर के पास आधुनिक हथियारों, तोपों, बारूद की पर्याप्त संख्या और तोपों से सुसज्जित एक विशाल सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप को अपने शिवलिंग राजपूत योद्धाओं का फायदा था, जो जंगल में रहते थे और इसलिए पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के आदी थे। They were just 22,000 soldiers who fought bravely against lakhs of Mughal soldiers. तो सिर्फ 20-22 हज़ार सैनिक थे जिन्होंने लाखों मुगल सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। In the Battle of Haldighati, Maharana Pratap and his horse Chetak attended martyrdom, and that can never be forgotten. Chetak was specially trained for battles. In the battlefield, Chetak would move according to Maharana Pratap's command. When the Battle of Haldighati was at its peak, Chetak acted according to Rana Pratap's instruction and jumped high to reach up to the Mughal Senapati, who was seated on his elephant. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the Havda. There were many such incidents in the Battle of Haldighati which were noteworthy. It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leaders wore his canopy to distract the Mughal rulers. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There are many such incidents about Rana Pratap and Akbar mentioned in history. हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक ने शहादत प्राप्त की और जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। चेतक को विशेष रूप से लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया गया था। युद्ध के मैदान में चेतक महाराणा प्रताप की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। जब हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर था, चेतक ने राजा प्रताप के निर्देशों के अनुसार काम किया और अपने हाथी पर बैठे मुगल सेनापति तक पहुंचने के लिए ऊंची कूद लगा दी। एक उल्लेखनीय घटना वो है जब राजा राणा प्रताप ने सेनापति पर भाला फेंका था, लेकिन हावड़ा के कारण वह बच गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जो उल्लेखनीय थी। ऐसा माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप घायल हुए थे, तब उनके एक नेता ने मुगल शासकों को विचलित करने के लिए अपनी छत्र छाया पहन ली थी। चेतक घायल राणा प्रताप को युद्ध के मैदान से दूर ले गया। इतिहास में उल्लेखित राणा प्रताप और अकबर के बारे में ऐसी ही कई घटनाओं के बारे में उल्लेख है। Maharana Pratap lost the battle against Akbar but did not give up. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. Rana Pratap formed the army again with the help of Bhamashah, a Jain trader, who helped him financially and fought against the Mughals again. He won all the forts except Chittor. He vowed, "Till I get back Chittor, I will not sleep peacefully." तो महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ाई हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जंगल में भटक गए थे, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन दृढ़ निश्चयी रहे।
राणा प्रताप ने फिर से एक जैन व्यापारी भामा शाह की मदद से सेना का गठन किया, जिसने उनकी आर्थिक मदद की और मुगलों के खिलाफ फिर से लड़ाई लड़ी। उसने चित्तौड़ को छोड़कर सभी किले जीते और उन्होंने कसम खाई, जब तक मुझे चित्तौड़ वापस नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।